हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th की जो एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है, इसका चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं, टर्निंग टाइड्स 11th एंड 12th सेंचुरीज। इसका हम लोग ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 कवर अप कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग आपका पेज नंबर 13 तक ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। एंड हम लोगों ने इस लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को प्रीवियसली कवर करा है। पहले भी मैंने आप लोगों को इस तरीके से पिक्चर्स वगैरह लगा के सब कुछ मैंने आप लोगों को समझाया था पार्ट नंबर 1 में। अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है, तो पहले आप लोग जाके उस वाले पार्ट को देखो। उसमें हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कवर अप कर चुके हैं, कौन-कौन आया 11th एंड 12th सेंचुरीज़ में, गज़नी का क्या रोल रहा, गुरीद का क्या रोल रहा, भास्कराचार्य, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। और आज वाले इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं आपके चोलास के बाद वाला पार्ट से। तो वहां से हम लोग अपने आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर हम देखेंगे द चोलास मास्टर ऑफ द सीज, कि आखिर सी के आसपास का जो एरिया है हमारा। देखो, आप पहले यहाँ पे एक बार मैप में देखो कि आखिर ये चोलास का एम्पायर कितना बड़ा था। पहले ये पहले इतना जो प्रॉपर आज का तमिलनाडु, आज का थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, आज का केरला वाला पार्ट है, इवन दो श्रीलंका तक का पार्ट भी जो है, ये वाला पहले चोलास के अंडर आता था। लेकिन बाद में धीरे-धीरे करके चोलास की जो वैल्यू है, जो उनकी मैं कहूँगी इन किंगडम था, एम्पायर था, जो भी था, ये बहुत कम होता गया। एंड फिर इसकी जगह यहाँ पे पांड्याज़ आ गए, चेराज़ आ गए, चीज़ें किंगडम्स वगैरह यहाँ पे फॉर्म हो गए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पूरे के पूरे एरिया में कौन थे भैया, आपके चोलास थे। पहले ये बात क्लियर हुई। अब देखो ज़रा पढ़ते हैं, कहते हैं द चोलास व्हॉम वी मेट ब्रीफली, यानी कि जो हमने जिन चोलास के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा था। कहते हैं वो एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, इन्फ्लुएंशियल थी, यानी कि उनका प्रभाव काफ़ी दूर-दूर तक था। दैट रोज टू प्रोमिनेंस इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जो कि आज का तमिलनाडु वाला पार्ट है, जहाँ पे तंजावुर उसकी कैपिटल थी। गंगाई कोंडा चोलापुरम वाला पार्ट है, और कांची जो कि आज का कांचीपुरम वाला पार्ट है, ये सब इसके कैपिटल सिटीज हुआ करती थी। बेसिकली कह रहे हैं ये पूरा का पूरा पार्ट उसका था। लेकिन स्पेसिफिकली जो पार्ट था वो ये वाला, जो यहाँ से आप देखोगे ये वाला पार्ट, जो अगर मेजर, जो बिल्कुल मेजर पार्ट रहा, जो एंड तक भी रहा इनके पास, वो था आज का ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट इनके पास एंड तक रहेगा। ठीक है, कहते हैं हाँ देखो, अब थोड़ा बहुत इसके किंग्स के बारे में बताया गया। दो इंपॉर्टेंट किंग का जिक्र करा गया है। फर्स्ट जो किंग थे इनके, वो थे राजा राजा चोला वन, और जो उनके बाद आते हैं वो आते हैं सॉरी, हाँ, ठीक है, राजेंद्र चोला। अच्छा, अब देखो कहते हैं फ्रॉम 1985, यानी कि तब से ही चलते आ रहे हैं ये। अच्छा, फर्स्ट सेंचुरी से बेसिकली, ठीक है, सॉरी, 11th सेंचुरी से 10th बेसिकली। अच्छा, आप देखो कहते हैं रूल्ड फॉर सम 3 डिकेड्स, यानी कि 10th सेंचुरी के अराउंड के आ गए थे, 10th सेंचुरी के बिल्कुल एंड में आए हैं, तो मान लेते हैं 11th से हल्का सा पहले आए हैं। से लेकर के 3 दशक, यानी करीब-करीब 12 एंड हाफ सेंचुरी या मैक्स टू मैक्स 13 सेंचुरी तक इनका जो है राज वो रहा था। मैंने कहा आज का कर्नाटक, आज का आंध्र प्रदेश वाला पार्ट, वहां से इनकी जो शुरुआत हुई थी। तभी मैंने सबसे पहले आपको ये बड़े वाला जो रीजन है पूरा का पूरा ये दिखाया। कहते हैं हिज इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ आइलैंड ऑफ द सी। इवन इनके इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि इन्होंने मालदीव्स, आइलैंड ऑफ द सी कौन सा है, वो है मालदीव्स। ऐसे सुनने में आता है कि मालदीव्स को भी इन्होंने कैप्चर करा हुआ था, वो भी एरिया इनके अंडर था। इवन कहते हैं इन्होंने कॉन्कर करा था नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका, जिसमें आपको दिखा रखा है यहाँ पे नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका, ये वाला पार्ट तक भी इन्होंने कैप्चर करा हुआ था, इंक्लूडिंग द किंगडम ऑफ अनुराधपुर। अच्छा, बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, ऑल्सो नोन एज राजेश्वरम, यानी कि राजा राजा, राजा राजा के नाम पर जो पड़ा हुआ है राजेश्वरम टेम्पल, जिसका नाम बृहदेश्वर टेम्पल भी है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये जो पिक्चर है वो इनकी है, राजा राजा चोला वन की। यहाँ पे ये इनकी पिक्चर है, जो इसके फाउंडर थे चोला के वंशज के। कहते हैं ये इन्होंने बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक बात हमेशा कहती हूँ, साउथ इंडिया के टेम्पल्स इतने ज्यादा फैसिनेटिंग है कि तुमको 2 घंटे खड़े होकर निहार भी लोगे ना, तुमको तब भी वो कम लगेगा। तुमको लगेगा अभी कुछ तो रह गया है देखना, तो इतने खूबसूरत, इतने सुंदर है। साउथ इंडिया में जो बच्चे रहते हैं ना, मतलब बेसिकली साउथ से जो बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, वैसे आई नो कि मेरी वीडियोस को ज्यादा लोग दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, इन सब के हैं, बट स्टिल कोई बच्चा हो जो साउथ इंडिया को, जैसे भी कुछ दिन पहले एक बच्चे का कमेंट था, गुजरात से थे वो बच्चे, तो साउथ इंडिया का भी इस टाइप से कोई बच्चा हो ना मेरे पास, तो भाई कमेंट जरूर करना कि यस मैम, साउथ इंडिया के टेम्पल्स, हम साउथ इंडिया के हैं, मैं साउथ इंडिया का हूँ या फिर की हूँ, यहाँ के टेम्पल्स मैंने देखे हैं, मैं इस टेम्पल्स गई हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है साउथ इंडिया स्पेशली।
नॉर्थ तो ठीक है अपना, लेकिन साउथ इंडिया इज़ बहुत अच्छा है। चलो, कहते हैं एंड ऑल्दो द चोलास वर प्रीडोमिनेंटली शिवाइट्स, यानी कि जो ये चोलास थे ये शिव जी को मानते थे। राजा-राजा जो थे दे फैसिलिटेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट विहार। मैं हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो लोग हुआ करते थे, जो पहले के राजा वगैरह हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि वो खुद जिस राजा को या खुद जिस रिलिजन को मानते हैं, वो सिर्फ उसी को पैट्रोनाइज़ करेंगे, उसी को मानेंगे या अपने देश में, अपने शहर में, अपने एम्पायर में उसी के लोगों को रहने देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो बेसिकली वो खुद कहते हैं कि मेनली तो वो लोग शिव जी को मानते थे, पर उन लोगों ने चोलास ने विहार वगैरह भी बनवाए थे। बुद्धिस्ट की जो मोनास्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे वो आके रहते हैं, है ना? मेडिटेट करते हैं, रेस्ट करते हैं, वो उसे हम बोलते हैं विहार, मोनास्ट्री। कहते हैं नागपट्टनम में बनवाई थी, जो कि इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पे चोलास का। एक बाय द रूलर ऑफ श्री विजय एम्पायर, बंगाल में एक रूलर थे जिनका नाम था श्री विजय एम्पायर, उन्होंने इसको बनाया था। अच्छा, कहते हैं देखो राजा-राजा के जो सन थे, मैंने अभी कहा था राजेंद्र चोला बन रहे हैं वो, हू आल्सो रूल्ड फॉर नियरली 30 इयर्स, इनका भी 3 दशक तक का जो है इनका रहा था वो। कहते हैं 1 सेकंड। अच्छा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना अभी राजा-राजा चोला, ये 3 डिकेड्स तक, यानी कि वही 3 डिकेड्स, 1 डिकेड यानी कि 10 साल। तो ये भी इनका भी टेन्योर 30 साल का था। मैंने यहाँ पे वो जो लगा यहाँ पर उसकी बात करी हुई है कि कितने टाइम तक चोलास का रहा था। बिकॉज़ चोलास का भी 200-250 साल तक इनका भी जो है अच्छा खासा टेन्योर रहा था। तो मुझे लगा ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं थी। सेम ऐसे ही यानी कि उनके पिताजी की तरह इनका रूल भी 30 साल के अराउंड तक का रहा था। इन्होंने इस एम्पायर को और स्ट्रेंथन किया था। ये उड़ीसा तक भी पहुँचे थोड़े बहुत बंगाल तक भी पहुँचे, ऑल्दो इनका लॉन्ग टर्म तक वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया था। ही कमेमोरेटेड दोज़ विक्टरीज़ विद द टाइटल गंगाई कोंदा चोलम, दैट इज़ चोला हू सीज़्ड गंगा। बेसिकली कहते हैं कि बंगाल वाले पार्ट तक चले गए थे, जो आपका यहाँ पड़ता है बंगाल वाला पार्ट। क्योंकि आपको पता है बंगाल और उड़ीसा यहाँ तक ये चले गए थे। यहाँ से अपने एम्पायर को एक्सटेंड करके यहाँ तक पहुँच गए थे। एंड आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ वाले पार्ट में, यहाँ पे आपको पता है नॉर्थ वाले पार्ट, यहाँ से गंगा नदी आती है निकलती हुई, और वो यहाँ आके थोड़ी-सी बंगाल में गिरती है, थोड़ी-सी आपका बांग्लादेश से गिर के वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में लुढ़क जाती है। ये आप हम लोगों ने पढ़ी हुई ये चीज़ें, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा हुआ है। तो कहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे गंगा के आस-पास का रीजन को उन्होंने कॉन्क्वर कर लिया था, इसलिए वो खुद को कहते थे गंगाई कोंदा चोला। बिकॉज़ उनका मतलब था कि उन्होंने उस एरिया को सीज़ कर लिया है जहाँ से गंगा बहती है। तो उन्होंने गंगा को सीज़ कर लिया, गंगा को कॉन्क्वर कर लिया है, इसलिए वो खुद को गंगाई कोंदा चोला कहते थे। ठीक है जी? अच्छा, कहते हैं राजेंद्र ने भी अपने जो उनके पापा का यानी कि जो उनके पिताजी का ये था आपका नदन श्रीलंका वाला पार्ट जो इन्होंने कैप्चर करा हुआ था, इसको थोड़ा-सा और उन्होंने एक्सपैंड करके कैप्चर करा था, जो कि चोला एम्पायर का काफ़ी अच्छा पार्ट बन गया था। जब तक श्रीलंका के किंग थे विजय बाहु वन, वो चोला से लड़के अपना एम्पायर को छीन कर नहीं ले गए। यानी कि देखो वहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भई ये वाला रीजन तो था। ये इसका जो मैंने बताया था नॉर्थ वाले पार्ट तक तो इनके फादर ने कैप्चर कर ही रखा था ये वाला पार्ट। लेकिन कहते हैं और आगे चले गए थे साउथ वाले पार्ट में ही, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा ही उनका एम्पायर दिखा दिया। थोड़ा बहुत यहाँ तक भी वो गए थे, लेकिन वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे हमने उसको मेंशन नहीं करा हुआ। वो कहते हैं कि वो श्रीलंका वाले पार्ट में और साउथ की तरफ चले गए थे और उन्होंने कॉन्क्वर भी कर लिया था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक एक श्रीलंका के किंग विजय बाहु बनने आकर चोलास से लड़के अपना एम्पायर उन्होंने खुद से वापस नहीं ले लिया था। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एंट्रेंस है, एक गेट वहाँ पे जो बनवाया गया है, गंगाई चोंदा, बार बार मैं चोंदा कह रही हूँ, कोड़ापुरम, क्या बोल रही हूँ? गंगाई कोंदा चोलापुरम, ठीक है? तो वहां पर बनवाया था उन्होंने ये, और टेम्पल आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से, कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। ये भी एंट्री है इसकी, एंट्री होने के बाद ये मंदिर है, मतलब ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही। फाइन। देखो आगे की बात करते हैं, यहाँ पे राजेंद्र वन। ओके, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या दिखा रखा है। कहते हैं राजेंद्र वन इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज सक्सेसफुल नेवल एक्सपेडिशन, यानी कि जो राजेंद्र वन थे, जो उनके बेटे थे, यानी कि वो अपनी नेवीज के थ्रू, यानी कि कोस्ट से, कोस्टल वाले पार्ट से इधर इधर पानी के थ्रू जो है वो जाते थे। अच्छा, अगेंस्ट द किंग ऑफ श्री विजय एम्पायर, श्री विजय एम्पायर के अगेंस्ट भी वो गए थे। अच्छा जी, कहते हैं द कन्फ्लिक्ट had its root in the maritime trade with China under the चोलास, यानी कि कहते हैं भाई चोलास के जो रिलेशनशिप थे वो चाइना के साथ अच्छे खासे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था हमारा रिलेशनशिप, कोई दिक्कत नहीं थी। बिकॉज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह से हमको पता चलता है कि वहां के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है, सच नहीं है।
राजेंद्र इवन सेंट अ डिप्लोमेटिक मिशन टू चाइना। राजेंद्र ने एक बार एक डिप्लोमेटिक मिशन, कुछ इनफॉर्मल कुछ अनऑफिशियल सा मिशन भी चाइना में भेजा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर कहते हैं कि बट वन ऑफ द सी रूट्स पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कहते हैं यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रही हूँ बच्चा। ज्योग्राफी में आपका इस स्ट्रेट टर्म का मतलब होता है, और सपोज कोई भी दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी है, अच्छा, किसी भी एक पतली सी वाटर बॉडी से कनेक्ट हो रखी है या सेपरेट हो रखी है, कनेक्ट हो रखी है बेसिकली, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मान लो ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है एंड ये हमारा श्रीलंका वाला पार्ट है। इंडिया में आपको पता है यहाँ पे हमारे पास है बे ऑफ बंगाल, ये पूरा का पूरा एरिया जो है बे ऑफ बंगाल का है। सेम ऐसे ही यहाँ पे श्रीलंका के पास एक यहाँ पे नाम होता है विच इज कॉल्ड पाक बे, यानी कि उनका भी थोड़ा सा पानी का एरिया, हमारा भी पानी का एरिया है। पर जो इन दोनों पानी के एरिया को कनेक्ट करता है आपस में, उसे हम बोलते हैं, पतली सी लाइन को, पतले से पानी के एरिया को, उसे हम बोलते हैं बच्चा पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो वो वाली बात है यहाँ पे। इवन कहते हैं कि पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन एक जगह पे मिलते हैं, तो जो इनके पानी को आपस में अलग करता है, ये कनेक्ट करके रखता है, उसे हम बोलते हैं बैरिंग स्ट्रेट। सेम ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये प्रॉपर एक इंडियन ओशन वाला पार्ट है, यहाँ पे ये अलग पैसिफिक ओशन वाला पार्ट चल रहा है, जो इनको यहाँ पे कनेक्ट करके चल रहा है आपस में, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो कहते हैं यहाँ पर बट वन ऑफ द सी रूट्स जो यहाँ पर पास होता है, विच द श्री विजय किंग कंट्रोल, ये जो एरिया है ये श्री विजय के किंग ने कंट्रोल कर रखा है। और ये यहाँ पर चोलास के साथ कंपटीशन क्रिएट कर रहा है कि आखिर वो यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करेंगे चाइना के साथ, या फिर ये करेंगे चोलास के साथ, या मतलब क्या सीन रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हल्का सा यहाँ पे इस वजह से क्लैश हो जाता है। अच्छा, इवन यहाँ पे कहते हैं राजेंद्र ने अपनी नेवी भी भेजी थी श्री विजय के फोर्सेस तक, जो इवन श्री विजय की फोर्सेस हार भी गई थी उनकी, और उनकी कैपिटल को कैप्चर भी कर लिया था। हाउएवर उन्होंने, उनका ऐसा नहीं है कि अगर एम्पायर उनको हरा दिया है तो वो उनका एम्पायर को खुद से ऑक्यूपाई कर ले, ऐसा कुछ नहीं था। ये बस एक प्यूनिटिव एक्सपेडिशन था, कुछ गेन्स और लॉसेस के बेसिस पर करा गया था ये। और जिसमें बहुत सारे इंडिया के जो मर्चेंट है, मर्चेंट का मतलब जो ट्रेडर, जो ट्रेडर्स वगैरह है, गिल्ड का मतलब है जो उनके ग्रुप्स है, एसोसिएशन है, यानी कि जो ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन है, उन सब ने भी इनकी हेल्प करी थी, एंड दैट्स व्हाई ये लोग यहाँ पे जीत गए थे। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज? अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, क्लियर होगी वाली बात। चलो अब देखो आगे बढ़ेंगे हम। कहते हैं कि हमें ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि भैया राजेंद्र के जो एक्सपेडिशन थे वो श्री विजय एम्पायर की तरफ, वो यहाँ पर उससे रिलेशंस काफी कॉन्फ्लिक्चुअल हो गए या कुछ भी ऐसा हो गया। मतलब दोनों के यहाँ पे काफी ठीक अच्छे खासे रिलेशन थे। इवन यहाँ पे जो श्री विजय के रूलर थे वो डोनेशन भी दे रहे थे नालंदा में, और पाला किंग को भी उन्होंने यहाँ पे कहा था कि एक और मोनास्ट्री वगैरह बनाओ बुद्धिस्ट के लिए। इवन श्रीलंका के साथ भी हमारे अच्छे खासे रिलेशनशिप्स थे। बस इवन बाद में जो विजय बाहु थे, वो भी यहाँ पर हमारे कलिंगा के प्रिंसेस के साथ उनका वो शादी हुई थी उनकी। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहे, बस ये बता रहे हैं कि कई बार एक चीज के पीछे कई बार रिलेशनशिप हल्के खराब हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप हमेशा खराब ही थे या हमेशा खराब ही रहेंगे। वो ठीक भी थे पहले या बाद में ठीक भी हो जाएंगे। यहाँ पे आपको वो चीज दिखा रखी है कि यहाँ पर बेसिकली ये एक पिक्चर में दिखा रखी है कि राजेंद्र चोला है, ठीक है, और उनके जो यहाँ पे गुरु है, तो वो दिखा रखे हैं, ये रहे चोला और ये उनके गुरु। तो कहते हैं गुरु का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर विसविया, ठीक है, सर सर्व विश्वा पंडित था, ये इनका नाम है, बहुत अजीब सा नाम बेसिकली। ये जो है उनके गुरु हुआ करते थे। कहते हैं बैक होम द चोलास एंगेज इन लार्ज पब्लिक वर्क्स। बेसिकली आप अब देखो कुछ चोलास के बारे में अच्छी बातें बता रखी हैं, बट कुछ चीजें यहाँ पे गड़बड़ भी है। कहते हैं हालांकि जो चोलास थे बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, बड़े बड़े खूब, है ना, रोड्स हैं उनके, रोड्स बनवा रहे हैं वो, कम्युनिकेशन के माध्यम बनवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, वेल्स बनवा रहे हैं, केनाल बनवा रहे हैं, इरिगेशन के लिए सारा काम कर रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियल लेक बनवा रहे हैं। लेकिन कई बार उनके थोड़े से जो कन्फ्लिक्ट हो गए, बार बार किसी ना किसी किंगडम से थोड़ा बहुत लड़ते रहने से, इससे क्या हुआ, आसपास के किंगडम के साथ, खासकर जो वेस्टर्न चालुक्य, जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे, यहाँ पर ये वाला जो एरिया था वो था हमारे वेस्टर्न चालुक्यास का। तो कहते हैं ये थे वेस्टर्न चालुक्यास। कहते हैं इनके साथ लड़ने की वजह से, पांड्यास के साथ लड़ने की वजह से, श्रीलंका के साथ बार बार लड़ने की वजह से जो उनके सारा खजाना था वो सब जो है हट गया, धीरे धीरे करके इस एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। मैंने अभी यहाँ पे कहा था कि 10th सेंचुरी से लेकर के मैक्स टू मैक्स 13th सेंचुरी तक ये रहे होंगे, ये रहे थे, उससे ऊपर ये नहीं रहे थे।
यहाँ पे कह रहे हैं बाय 13th सेंचुरी चोलास का एम्पायर जो है वो काफ़ी श्रंक हो गया था एंड बाद में पांड्यास ने इसको प्रॉपर्ली ओवरकम कर लिया था। तभी हम देखते हैं बाद में यहाँ पर ऐसे हो गया था वो चोलास, चेरास और पांड्यास ये वाला पार्ट हो गया था। चोलास के पास हल्का-सा आज का आंध्र प्रदेश वाला पार्ट रह गया था एंड तमिलनाडु वाले पार्ट में पांड्यास आ चुके थे। तो ये वाली बात जो है यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है? ओके। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे बैक टू द नॉर्थ। अब जरा वेस्ट के ये हमने साउथ के बारे में तो बहुत पढ़ लिया। जरा एक बार नॉर्थ में वापस चलते हैं, यहाँ पे लौट के वापस आते हैं। कहते हैं इस टाइम पे यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम लोग परामरास की। परामरास में आपने किंग भोज का नाम सुना होगा। भोज किंग वो गुर्जरा प्रतिहारा वाले नहीं, यहाँ पे दूसरे भोज किंग की बात हो रही है। जरा पढ़ते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं जो परामरास थे वो वैसे तो ओरिजिनली गुर्जर प्रतिहारास के और राष्ट्रकूटास के वेसल थे यानी कि उनके अंडर रहते थे। उनको अपने से सुप्रीम उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था कि हाँ भैया हम तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, तुम ही हमारे राजा हो, हम तो बस अपने एरिया में राज कर रहे हैं, ये तुम्हारे दिया गया राज्य है, तुमने हमें ये सौंपा हुआ है, या तुमने हमें हरा कर छोड़ा हुआ है, या तुमने नहीं हराया है, हमें हम पे दया कर रखी है, जो भी करके मतलब तुम हमारे ऊपर हो। सेकंड हाफ ऑफ 10th सेंचुरी तक भी कहते हैं लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ यानी कि लेटर हाफ जो आया 10th सेंचुरी का उसके बाद तो भैया ये इंडिपेंडेंट पावर बन गए। मालवा में मालवा आपको पता है कहाँ पे यहाँ पे पड़ता है रीजन आपका माल कहते हैं रीजन जो कि मध्य प्रदेश का है धरा जो कि प्रेजेंट डे धर में ये सब इनकी कैपिटल मानी जाती हैं। कहते हैं उनके मोस्ट फेमस किंग का यहाँ पे नाम क्या है वो है किंग भोज जो कि करीब-करीब 1010 से लेकर के रूल कर रहे थे और उन्होंने हाफ अ सेंचुरी तक राज किया। करीब-करीब 1050 के आसपास तक उन्होंने बहुत सारे कैंपेन करे उस दौरान, जहाँ पे उन्होंने अपने किंगडम को कोंकण रीजन कोंकण कहाँ पे? यहाँ पे महाराष्ट्र में है कोंकण रीजन। वहां से लेकर के यहाँ से लेकर के आपके राजस्थान के पार्ट तक एक्सपैंड किया। आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना बड़ा एरिया जो है इन जनरल आ गया। यहाँ से शुरुआत करी थी, यहाँ से आगे बढ़ते-बढ़ते पूरा का पूरा एरिया अपने कॉन्क्वर अपने अंडर कर लिया। अच्छा, कहते हैं वो ही वाज़ अमंग द इंडियन रूलर्स हू सेंट देयर फोर्सेस यानी कहते हैं कि वो उन वाले इंडियन रूलर्स में से एक थे जिन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी थी महमूद ऑफ गजनी जो कि अफगानिस्तान से आया था उसको जो टर्की वाले पार्ट से आया था सेंट्रल एशिया से आया था उसको हराने के लिए उन्होंने अपनी फोर्सेस जो है वो भेजी थी बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ हिंदू किंग्स के बारे में काफी डिटेल में हल्का सा आपको बता रखा है कहते हैं बोस जी की डेथ के बाद 1055 में जैसे मैंने बोला 50 के आसपास तक रूल किया था पर रामराज जो है धीरे-धीरे करके डिक्लाइन हो गए थे एंड बाद में जाहिर सी बात है जो नेबरिंग पावर्स हैं आपस में लड़ रही हैं जो भी चीजें हो रही है तो डिक्लाइन हो गए थे एक यहाँ पे थोड़ी-सी कहानी सी यहाँ पर है उनके बारे में किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा जो आज भोज भोपाल की लेक है जिसे हम बड़ा बड़ा तालाब कहते हैं भोपाल में, तो वो वाली जो लेक भी है वो भी किंग भोज ने बनवाई हुई है। कहते हैं जो गुर्जर प्रतिहारा के थे वो तो 9th सेंचुरी वाले थे। उनसे अलग की वहाँ बात हो रही है जो कि आते ही 11th सेंचुरी में है, जिनका नाम था भोज परमरा। परमरा किंग की बात यहाँ पर हो रही है जो कि जिनका बहुत ही अच्छा खासा गवर्नेंस यानी कि शासन का सिस्टम था, पब्लिक वर्क अच्छा खासा करते थे। इवन कहते हैं उन्होंने भोजपुर में भोजपुर नाम का एक टाउन जो उन्होंने बनवाया था और एक लेक बनवाई थी यहाँ पर, भोजपुर के बीच में और भोपाल के बीच में। जिसकी वजह से उनका नाम जो है तब वहाँ से पड़ गया था भोज अच्छा, मैं उनका नाम नहीं पढ़ा बेसिकली उसके उन्होंने अपने नाम पे वो बनवाया था। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर उन्होंने ये बड़ा-सा तालाब बनवाया था, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स के पानी को हार्नेस करके उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करके अपने यहाँ तक लाके और उन्होंने कितनी बड़ी लेक बनवाई थी। एक कहावत है कहते हैं कि अगर तालाब है तो वही है, बाकी मतलब लेक है तो वही है, बाकी सब तो सिर्फ पॉइंट्स हैं। वो यहाँ भी लिखी हुई है। अच्छा, आगे आई है शायद से वो। अच्छा, कहते हैं उस लेक का छोटा-सा पोर्शन उसको हम कहते हैं भोजताल जो कि आज का भोपाल के पास है, बाकी जो है उसका थोड़ा-सा दूर का पार्ट है। यहाँ पर वही लिखा हुआ अगर कहीं पे लेक है तो वो भोपाल की लेक है, बाकी सब तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स है। ये वाली बात यहाँ पे उसके लिए कही गई है। कहते हैं इन्होंने किंग भोज ने एक टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था भोजेश्वर टेम्पल, ये देख रहे हो आप? आपको लग रहा होगा ये टेम्पल पूरा है लेकिन ये टेम्पल अभी अधूरा है। इस टेम्पल का काम अभी अधूरा रह गया था तो वहाँ पर वही कहते हैं कि और ये कभी भी पूरा उसके बाद नहीं हो पाई। आज भी एज़ इट इज़ इतना ही टेम्पल ये वहाँ पर है। इसका नाम है भोजेश्वर टेम्पल। कहते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा आराम से दयालु सॉर्ट ऑफ थे ये और स्कॉलर्स को ऐसे मतलब उन लोगों को काफ़ी प्रमोट करते थे खासकर जो कि संस्कृत बोलते थे। संस्कृत को मतलब काफ़ी ये प्रमोट करते थे। तो उनके टाइम पे आर्ट, साइंस सबने बहुत अच्छा फ्लरिश करा। इनकी कैपिटल अच्छी खासी लर्निंग का सेंटर थे। यहाँ पे अलग दूर-दूर से लोग आते थे, पोएट्स, स्कॉलर्स वगैरह अलग-अलग जगहों से। कहते हैं भोज हिमसेल्फ वाज़ अ नोटेड स्कॉलर एंड अ प्रोलिफिक ऑथर
हु रॉट ऑन वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। कहते हैं ये खुद भी एक ऑथर थे, एक पोएट थे, जिन्होंने लिखी थी कुछ चीजें अलग-अलग चीजों के बारे में, जिसमें कहते हैं कि इनका नाम था यहाँ पर, इन्होंने एक और काम किया था यहाँ पे, समरंगना, ठीक है, समरंगना सूत्रधारा, एक लॉन्ग ट्रीटी थी, ट्रीटाइज थी, मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट था वो आर्किटेक्चर पे, टाउन की प्लानिंग पे, टाउन के कंस्ट्रक्शन पे, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे दिखा रखी है। इवन कहते हैं उन्होंने पतंजलि के जो योग सूत्र हैं जिनमें योगा के बारे में बता रखा है, मेडिसिन के बारे में बता रखा है, उसके ऊपर भी कुछ कमेंट्री वगैरह लिखी थी। बस यहाँ पे ये चीज कह रखी है। अब जरा अगर हम लोग आगे आएंगे तो आगे आपके पास पॉइंट पड़ेगा बच्चा, टर्निंग पॉइंट गुरीद इन इंडिया। गुरीद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने गजनी के बारे में पढ़ा था, अब जरा आज हम लोग गुरीद गुरीद के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, गुरीद के बारे में जब पढ़ते हैं तभी आपके सामने एक नाम आएगा जिसका नाम है चौहान डायनेस्टी, यानी कि चौहामनास, पृथ्वीराज चौहान आपको याद होंगे। अच्छा, कहते हैं यहाँ पे गुरीद के बारे में, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में, सॉरी लास्ट वाले मतलब बेसिकली पार्ट में हम लोगों ने गजनी के बारे में पढ़ा था, तो कहते हैं वो पहले पहले इन्वेडर थे जो कि उस टाइम पे आए थे। कहते हैं उसके बाद गजनविद का एम्पायर यहाँ पर ना बहुत सारे एरिया से उस पर अटैक हो रहा था, अफगानिस्तान से आसपास से, तो वो जो है खत्म होने लग गया धीरे धीरे करके, यानी गजनविद का एम्पायर इतना अच्छा नहीं बचा। कहते हैं द चीफ ऑफ गुर, यानी कि जो अफगानिस्तान का जो माउंटेन वाला रीजन है वहां पर गजनी यहाँ पर है, तो गजनी के वेस्ट में यहाँ पर है गुर। तो गुर वाले एरिया से जहाँ पर इवन वो लोग जो कि पहले गजनविद के अंडर थे उनको अपने राजा मानते थे, बिकॉज जब गजनविद हट गए उनके एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो कौन आ गए, गुरीद आ गए। और गुरीद ने यहाँ पर नाउ सीज द अपॉर्चुनिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ गजनी, और उन्होंने गजनी की जगह जो है आकर गुरीदों ने ले ली। किसने ले ली भैया, गुरीदों ने ले ली। कहते हैं उनके लीडर थे जिसका नाम था मोहम्मद, जो कि सुल्तान थे घुर के, उसका नाम अब जाहिर सी बात है सुल्तान है घुर है तो मोहम्मद घुर, मोहम्मद घुरी, है ना, ऐसे इनका नाम था, जैसे वो महमूद ऑफ गजनी पड़ गया था सेम ऐसे ये मोहम्मद घुरी। कहते हैं धीरे धीरे करके इन्होंने पंजाब के और सिंध के पार्ट्स, आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है वो अभी तक आउट ऑफ इंडिया था वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आउट ऑफ इंडिया है। अब जो है इंडिया में हिंदू कुश माउंटेन से जो है अंदर की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले आके इन्होंने पंजाब और सिंध वाला जो पार्ट था वो उन्होंने अपने अंडर करा। इवन कहते हैं कि गुजरात तक भी ये गए थे, आप देखो यहाँ तक गए होंगे, ये गए थे, पर यहाँ पे इनका एरिया नहीं है तो ये कॉन्क्वर नहीं कर पाए थे, बिकॉज वहां पे चालुक्य किंग थे मुलाराजा टू, जो जिन्होंने इनको हरा के वहां से भेज दिया था। एक और यहाँ पे कहते हैं बैटल इन्होंने किया था जो कि मुलाराजा की मदर के साथ था, क्वीन नैना देवी के साथ, और जिन्होंने हालांकि घुड़सवारी बढ़िया से करके अपने बेटे के साथ इनको उनको वहां से हटा दिया था। मेरुटुंगा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि गुजरात के स्कॉलर, आपको ये सारे नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो टेंशन मत लेना, ना ही ऐसा सर पढ़ के बैठना, हाँ मैम ये क्या पढ़ा दिया आपने, इतना ज्यादा कुछ कुछ हो गया इसके अंदर। कहते हैं रिकॉर्डेड द इवेंट इन अ सेमी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, मतलब बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि एक क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब हम इतिहास को इवेंट्स के थ्रू अकॉर्डिंगली ऐसे बताते हैं क्रोनोलॉजिकली, तो यहाँ पर कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बताया था, रिकॉर्ड कराते हैं इस इवेंट को जो कि सेमी हिस्टोरिक मतलब आधे इतिहास के थ्रू रूप में इसको, और कुछ टाइम बाद इसको जो है लिखा भी था जहाँ पे ये बताया था किस तरीके से इन दोनों ने जो है मिलकर उसको यहाँ पर हरा दिया था मोहम्मद को। चालुक्य डायनेस्टी आपको पता है कहाँ पढ़ी है हमने, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी हुई है चालुक्य डायनेस्टी। कहते हैं इसको जो है सोलंकी डायनेस्टी भी कहते थे। अब देखो ये तो थी पुराने वाली, ये जो मतलब पहले के चालुक्यास थे। अब ये बात हो रही है नॉर्थ के चालुक्यास वाले डायनेस्टी की। नॉर्थ में देखो कहते हैं कि गुजरात और राजस्थान के पार्ट्स में 10 से लेकर के 13 सेंचुरी तक एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चालुक्य डायनेस्टी, एंड जिसको हम सोलंकी डायनेस्टी भी कहते थे। यानी कि ये जो डायनेस्टी है वो हमारे नॉर्थ वाले पार्ट में हुआ करती थी, यानी कि बेसिकली यहाँ वाले पार्ट में ये थी। ओके, ठीक है, इनकी कैपिटल थी इनकी अनहलदेव, जो कि आज का पटन वाला पार्ट है, जिसको हम चालुक्यास ऑफ गुजरात भी समटाइम्स इन्हें कहते हैं। तो वो थे हमारे चालुक्यास ऑफ साउथ वाले नॉर्मल जो है, और ये हमारे हैं चालुक्यास ऑफ गुजरात, बिकॉज इनका जो रीन था वो गुजरात और राजस्थान में थोड़ा बहुत रहा था। अब देखो बात करेंगे हम लोग जरा यहाँ पे चौहामनास यानी कि चौहान्स की बात करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे चौहान्स भी यहाँ पर आए थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही पावरफुल राजपूत डायनेस्टी हुआ करती थी, जो कि राजस्थान के आसपास वाले एरियाज में आई थी, नेबरिंग किंग्स वाले एरियाज में आई थी। इसके जो किंग हैं, अपार्ट फ्रॉम बैटलिंग अनदर इंडियन डायनेस्टी, मतलब जो इसके चाहमनास के किंग थे ना, वो ये नहीं कि वो दूसरे इंडियन किंग के साथ जो है वॉर कर रहे हैं, बल्कि वो इन्वेडर्स के साथ, यानी कि जो अलग अलग इन्वेडर्स यहाँ से आ रहे थे या फिर यहाँ से आ रहे हैं, कहीं से भी अगर हमारे देश में बाहर के लोग आ रहे हैं तो वो इनसे लड़ते थे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चाहमनास का रूल, इतना रूल जो है इनका रहा था।
अच्छा, तो वो फिर यहाँ पर कहते हैं कि जो इनके किंग थे, वो वही मैंने बोला कि वो इंडियन किंग के साथ लड़ने की बजाय जो बाहर से आ रहे हैं, उनसे लड़ रहे थे। 12th सेंचुरी में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब के कुछ पार्ट, राजस्थान वगैरह का ये जो इनका एम्पायर इतना जो है फैल पाया था। तो गुजरात के कुछ पार्ट्स यहाँ पे आ जाएँगे, यूपी, बिहार वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। इतना जो है एरिया इन लोगों ने धीरे-धीरे करके कॉन्क्वर कर लिया था। इसी में आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम जो है सुना होगा, जो कि पृथ्वीराज थर्ड भी थे बेसिकली। उन्होंने बहुत सारे बैटल्स किए थे आसपास के किंगडम्स के साथ। इवन कहते हैं 1191 में उन्होंने महमूद गुरी को भी हरा दिया था तहरीन के फर्स्ट वॉर में, लेकिन सेकंड वाले वॉर में वो दोबारा से आ गया था एंड इस बार वो हार गए थे पृथ्वीराज चौहान जी, और उनको इवन मार भी दिया था महमूद गोरी ने। घोरी बोल रही हूँ, घुरी कुछ भी समझ लो। कहते हैं उसके बाद जो ये घुरी था वो कैप्चर करने चला गया था दिल्ली को, एंड इस तरह महमूद ऑफ गजनी ने यहाँ पे चोरी चकारी करी थी ना, आज तक जिसने ऐसा कुछ नहीं करा था। इवन वो बाद में गजनी चला गया था एंड यहाँ पे अपने कुछ ट्रस्टेड, जिस पे वो विश्वास करता था, ऐसे मिलिट्री कमांडर्स, ऐसे जनरल वगैरह को छोड़ गया था, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट जनरल का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने नाम सुना होगा जरूर इनका। तो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी जो है यहाँ पर छोड़ गया था इंडिया में राज करने के लिए, जब वो चला गया था यहाँ पर, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ पे अर्ली टर्किश रूलर्स के अंडर आते हैं। ये प्रीवियस आप लोगों की 7th क्लास की जो प्रीवियस बुक थी एनसीईआरटी की, उसमें ये हुआ करता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है टर्किश रूलर्स बनते हैं लास्ट वाले, एंड इसके बाद जो है बाद में यहाँ पे खलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी वगैरह जो है वो आ जाती है। कहते हैं दिल्ली काफ़ी अच्छी खासी फ्लरिशिंग सिटी बेसिकली यहाँ पर जो है वो रही थी। बाद में इसका कहते हैं इंस्क्रिप्शन में इसका नाम दिल्ली का था, बाद में ये दिल्ली पड़ा, बाद में ये दिल्ली पड़ गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने रखा, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि खिलजी डायनेस्टी वाला, जो खिलजी वाले थे ना, उनका टेन्योर ये रहा था, इतना बड़ा एरिया जो उसने कॉन्क्वर किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी है ना, जलालुद्दीन खिलजी एटसेट्रा उन सबका। इवन यहाँ पे कहते हैं ऐबक ने एनकाउंटर्ड किया मच रेसिस्टेंस इन हिज कैंपेन्स इन नॉर्थ इंडिया। कहते हैं नॉर्थ इंडिया में जो है ये काफी मतलब इसको रोकने वाले बहुत लोग आए थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपना एरिया को बढ़ा रहा था, उस टाइम पे बहुत से इंडिया के रूलर्स ने उसको रोका था, बट वो घुरीद की टेरिटरी, बट आई वाज एबल टू एक्सपैंड द घुरीद टेरिटरी। लेकिन जो घुरीद की टेरिटरी थी उसको एक्सपैंड कर पाया था, उसमें वो एबल रहा, उसमें वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सफल रहा बेसिकली। बिकॉज़ देखो गुरीद इसको यहाँ पे छोड़ गया था अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, अच्छे से राज करने के लिए, तो यहाँ पे उसने वो काम किया भी था। बट जिसका कमांडर था बख्तियार खिलजी, जिसने ईस्टर्न इंडिया में कैंपेन करे थे 12th सेंचुरी के एंड के बाद से, इसने बिहार, बंगाल ये वाले भी कुछ एरियाज़ को जो है इसने कॉन्क्वेर कर लिया था। अच्छा, कहते हैं यहाँ पे जब वो बंगाल जा रहा था, तो उसने रास्ते में, बख्तियार खिलजी की यहाँ बात हो रही है कि खिलजी ने रास्ते में बुद्धिस्ट की मोनास्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि खिलजी डायनेस्टी वालों ने ही हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ को, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, बड़ी-बड़ी हिंदू की जो बुद्धिस्ट की मोनास्ट्रीज़, इन सबको डिस्ट्रॉय किया था, और हमारे यहाँ से बहुत सारा पैसा लेके चले गए थे। बहुत सारे मॉन्क्स को मार दिया था, उन्हें घायल किया था, भिक्षुक वगैरह को। इवन यहाँ पे कहते हैं देयर इज़ अ कॉन्सेंसस, ये बात ज़रा याद रख लेना, देयर इज़ अ कॉन्सेंसस अमंग हिस्टोरियंस ऑफ बुद्धिज्म दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स लार्ज सेंटर ऑफ लर्निंग। कहते हैं यहाँ पर, इवन यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि जो बुद्धिज्म हमारे देश से डिक्लाइन हुआ, उसका एक रीजन ये भी था कि जिस तरीके से बुद्धिस्ट की रहने वाली जगहों को, जहाँ पे वो लोग रहते हैं मॉन्क वगैरह, या जहाँ रह के वो लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उनके मोनास्ट्रीज वगैरह हैं, उनके विहारास वगैरह हैं, उन सबको खत्म कर दिया गया था इन किंग्स के द्वारा। अच्छा, ये यहाँ पे आप लोग खुद पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, कहते हैं आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के थोड़े से रिमेन्स यहाँ पर दिखा रखे हैं। कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की जो फेमस लाइब्रेरी थी, यूनिवर्सिटी अलग है, उसकी लाइब्रेरी अलग थी, ये बात याद रखना, इतनी बड़ा था वो। वो लाइब्रेरी भी 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के जैसे वो खड़ी हुई थी, इतनी बढ़िया थी, उसमें लैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको हम पाम लीफ पे लिखते हैं, किसी पे बार्क पे लिखते हैं, वो यहाँ पर था। इवन यहाँ पे इतने सारे उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हुआ करती थी। कहते हैं चाइनीज़ के जो पिलग्रिम आए थे, आपको याद होगा श्वेनज़ांग है ना, यिजिंग वगैरह, इन लोगों ने भी यहाँ पे कुछ टाइम बिताया था, और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को अपने साथ जो है पैक-वैक करके अपने साथ बटोर के चाइना ले गए थे। बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद लाइब्रेरी को जला दिया गया था, और वो बहुत महीनों तक बस जलती ही रही थी। भैया जो तिब्बतन के स्कॉलर्स थे, जो उसके बाद यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे पढ़ते थे, यहाँ पे पढ़ाते थे, वो जब लोग तिब्बत गए थे, तो अपने साथ जितने मैन्युस्क्रिप्ट्स पॉसिबल था, वो सब लोग वहाँ पे ले गए थे।
यानी कि हमारी बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो चाइना में है। हालाँकि अब देखो डिस्ट्रॉय हो गई हो, टियर हो गई हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्रिज़र्व ही होंगी म्यूज़ियम्स में आज भी। कहते हैं इवन वन यहाँ पे जब लास्ट एक तिब्बतन मॉन्क यहाँ पे आए थे, भिक्षुक यहाँ पे पढ़ने आए थे, बेसिकली आप यहाँ पे विज़िट करने आए थे मतलब धर्म सिविन नाम था उनका। वो यहाँ पर आए थे करीब-करीब 30 साल बाद समथिंग। तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर सब कुछ आधा खराब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है सब कुछ और किसने करा? खलजी वालों ने करा। ठीक है, तो कहते हैं एक 90 साल के पुराने टीचर तक राहुल सुभद्रा श्रीभद्रा नाम था उनका, वो यहाँ पर अभी 70 बच्चों की क्लास में वो पढ़ा रहे थे और शायद से वो नालंदा की लास्ट क्लास थी। आपको पता होना चाहिए कि नालंदा और जो विक्रमशिला है वो हमारे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आते थे और जैसे आज ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जो कि आपका बाहर आउट ऑफ कंट्री है, जैसे उसमें पढ़ने के लिए जैसे यूएस, यूके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना इतना दूर-दूर ऐसे आज के टाइम पे, सेम ऐसे ही वहाँ के लोग यूएस के, यूके के लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने आया करते थे इन यूनिवर्सिटीज़ में, दूर-दूर से। कहते हैं बख्तियार खिलजी यहाँ पर बाद में ईस्ट की तरफ भी गए बहुत ही ठीक है। ओके तो बाद में जाते हैं हम 1200 के आस-पास और जो आपने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा था सेना रूलर जो कि यहाँ पे थे बंगाल वाले पार्ट में, कौन थे? सेना के रूलर। उनको नहीं पता था अनअवेयर एट नादिया आराम से बैठे हुए हैं अपना। उन्होंने बाद में सेना के ऊपर भी बहुत सारा कंट्रोल अपना खो दिया था यानी कि खिलजी ने आके यहाँ पे कॉन्क्वर कर लिया। इवन कहते हैं कि रीज़न्स क्लियर नहीं है इसके लेकिन ऐसा मानते हैं कि खिलजी जो है बाद में वो तिब्बत भी गए थे अपने एक्सपेडिशन लेके, लेकिन जब वो कामरूप से होते हुए आप लोगों को ये बात याद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोगों का एक मैप हल्का-सा बनाऊँ यहाँ पर इधर। कुछ उस टाइप से बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरे को पता है मतलब बट वैसे बता रही हूँ आपको हल्का-सा बिकॉज़ माउस से ऐसा ही बन पाता है कई बार। तो कहते हैं जब वो कामरूप के थ्रू आपको याद होगा असम वाले पार्ट में यहाँ पे कामरूप थे हमारे पास। तो कहते हैं जब वो कामरूप से होता हुआ यहाँ से इसको हथियाकर खिलजी यहाँ जा रहा था कामरूप से होता हुआ तिब्बत पे हमला करने के लिए कि इस तिब्बत वाले एरिया को भी कॉन्क्वर करना है। जब वो यहाँ जा रहा था 1205 के आसपास जब वो उस टाइम पे वहाँ के कुछ लोकल रूलर्स थे, उनकी फोर्सेस थे, उनकी आर्मी थी। उन सब लोगों ने मिलकर इस खिलजी की आर्मी का सारा खाना, सारा का सारा चारा ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड जिसकी वजह से उसकी आर्मी भूख से बहुत भूखी थी, भूख में मर रही थी बेसिकली और उसके बाद जब वहाँ से गया तो बहुत ज़रा-सी आर्मी इसके पास बची थी, काफ़ी वीक होके वो वापस बंगाल की तरफ गया था। महमूद गोरी हालाँकि उनका जो है इसको मार दिया गया इनको 1206 में बख्तियार खिलजी भी उस उसी साल में जो है मर गए, उनको उनका भी असैसिनेशन हो गया, उनको भी मार दिया गया। शायद उन खुद ही की आर्मी ने मारा था उनको ऐसा मानते हैं। कहते हैं जो उनकी टेरिटरी थी नॉर्थ इंडिया में वो अब यहाँ पे मोहम्मद के जो जनरल्स वगैरह थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के वगैरह-वगैरह उनके पास जो है इसकी आर्मी अब वो रह गई थी। और बाद में फिर बख्तियार खिलजी के जो बेटे वगैरह थे वो सब यहाँ पे आने लग गए थे। तभी यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे गवर्नेंस की, ट्रेड की और कल्चरल की, लाइफ की कि यहाँ पर क्या-क्या चल रहा है। हमने देखो देख लिया कि भैया इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वॉर्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉरफेयर का पीरियड बेसिकली ये चल रहा है ना? व्हिच मीन्स दैट एवरी पावरफुल किंग नीडेड टू कीप अ सीज़ेबल आर्मी भैया एक जो हर एक पावरफुल किंग है बेसिकली उसके पास आर्मी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? उसके पास आर्मी होनी चाहिए। इसमें चाहे ताकि ताकि बिकॉज़ दिस इन्वॉल्व कंसिडरेबल रिसोर्सेज़ अब आर्मी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्मी नहीं है बल्कि सोल्जर्स हों, वेपन्स हो, हॉर्सेस हो, एलिफेंट्स हो बिकॉज़ सबका होना बहुत ज़रूरी है। इवन नॉर्थ वाले पार्ट में तो भैया कैमल्स भी होने चाहिए राजस्थान में अगर आप रूल कर रहे हो तो। जो बड़े-बड़े किंगडम्स हैं उन सबके पास अच्छा तरीके का सिस्टम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का जिससे वो अपने वेसल्स यानी कि जो उनके अंडर लोग हैं या जो ट्रेडर्स वगैरह हैं उन सबसे टैक्सेस वगैरह, ट्रिब्यूट वगैरह कलेक्ट कर सकें। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स वगैरह भी देखे हुए हैं, तो कहते हैं कोई चेंज नहीं है उसमें, लेकिन हाँ, मोहम्मद गौरी के सिस्टम में एक ये चीज़ थी बस कि जो इसका सिस्टम था वो क्या था भैया वो सेंट्रलाइज़ ज़्यादा था, यानी कि इसका कंट्रोल ज़्यादा था। इसलिए बाकियों में पावर जो इन्होंने अपनी वो बहुत कम बाँट रखी थी, मेन जो पावर सब कुछ वो इन्हीं के पास हुआ करती थी। इवन यहाँ पे कहते हैं कुछ ऑफिसर्स को अगर उन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू का कलेक्शन करा है, मिलिट्री सर्विस अच्छी दी है, तो ये कुछ टाइम के लिए उनको लैंड जो है दे देता था। और बाकी हम इसके बारे में दिल्ली सल्तनत वगैरह के बारे में क्लास 8 में आप लोग पढ़ लोगे, टेंशन ना लो। तो कहते हैं डिस्पाइट इन डिस्टर्बेंसेस के बाद भी इंडिया का जो ट्रेड था वो चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ वो काफ़ी बड़ा था। हमने एविडेंस देखे हैं कि किस तरह से कॉइन्स है, पोट्री वगैरह है, वो अलग-अलग रीजन में हमको पाया गया है।
हमको देखने को मिला है सी पोर्ट्स वगैरह तक भी और अलग-अलग कंट्रीज़ तक हमको मिला है वो देखने को। कहते हैं जिस तरह हमने एक तरफ ये तो यहाँ पर देखा भी है बहुत अच्छा यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत तेज़ी से चलने वाला है यहाँ पर ट्रेड हो रहा था इंडिया में, इंडिया के साथ चाइना का, साउथ ईस्ट एशिया का, यहाँ पे जो आपका वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, यूरोप वाला पार्ट है, इन सबके साथ। पर स्टिल यहाँ पे कहते हैं जो मेनस्टे था, जो अभी भी यहाँ पे जो मेजर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही मेनली डिपेंड थी। अच्छा, जिसका मतलब जो कि हम आज भी यहाँ पर देखते हैं, आज भी मैं बोलती हूँ कि 54% जो लोग हैं आज के टाइम पर भी वो एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। कहते हैं जो एंशिएंट टेक्स्ट है यहाँ पर ऑफन रेफर टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब हमको पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर ही डिपेंड थे। चावल है ना, बार्ले वगैरह गंगा प्लेन्स में, बंगाल में। इवन यहाँ पे कहते हैं सैफरन, सैफरन का मतलब जो केसर होता है, ऑरेंज से कलर का आता है, बहुत महंगा होता है। 10,000 रुपए किलो समथिंग ऐसे आता है वो। हमारे घर में रखा है बहुत टाइम से, वो इतना सी डिब्बी रखी है, वो आज तक मम्मी उसे यूज नहीं करती है इतना, कहती है ये हल्की खराब नहीं होता, इसको रखे रखो। अरे कब तक रखे रखो भाई, वो उसे खोलती नहीं, उसे यूज़ ही बहुत कम करती, कभी हफ्ते में 1 बार कभी यूज़ कर लिया उसको। अरे! गलत है, कहती है बहुत महँगा आता है, ठीक है? तो मम्मी की तो बातें ऐसी ऐसे कहती है वो। चलो, ठीक है। ओके, कहते हैं जिंजर आ रही है, केरला से मसाले आ रहे हैं यहाँ पर, जिंजर आ रही है यहाँ पे, यानी अदरक आ रही है बंगाल से, नॉर्थ वेस्ट से यहाँ पर गेहूँ आ रहा है, कॉटन आ रही है वेस्टर्न इंडिया से, हर जगह से डेक्कन से आ रही है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि यहाँ पर कहाँ-कहाँ पे क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी। अच्छा, कहते हैं इरिगेशन का भी यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखते हैं एंड जो सीज़नल रेन की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो लोग बाग हैं। मैंने ये पिक्चर देखी थी, मैं लिटरली इसको ऐसे निहार रही थी इस फ़ोटो को, इ इस मंदिर को। मैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स से इतनी ज़्यादा फ़ैसिनेटेड हूँ ना, कि मैं आज बहुत ऐसे दुःख मनाती हूँ कि ये बैंगलोर से वापस क्यों आई? मैं जैसे-तैसे करके वहाँ पे रह ही लेती, एटलीस्ट मैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स घूम लेती। तो ये आप पे कहते हैं कि केंद्रीय महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो में है, खजुराहो बेसिकली ये पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। हाँ, ये मध्य प्रदेश में है एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर यार। चलो, कहते हैं अगर इकोनॉमी थ्राइव करती है, मतलब अगर इकोनॉमी सही चली बेसिकली जैसे उस टाइम पे, तो आर्ट्स भी यहाँ पर सही चला, लिटरेचर भी यहाँ पर सही चला, साइंस भी यहाँ पर बढ़िया चला, रिलिजन का भी, कल्चर भी, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने हर्षा के, हर्षवर्धन के यानी कि संस्कृत के कुछ कॉम्पोजिशन के बारे में यानी कि हर्षचरित वगैरह के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। इवन आप कहते हैं कि हम यहाँ पे चालुक्य के जो रूलर थे, यहाँ पे सोमेश्वर थर्ड जिनका नाम था 12th सेंचुरी में ही आए थे। सोचो ये कौन से वाले चालुक्य के रूलर की यहाँ बात हो रही है, ज़रा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कहते हैं यहाँ पर कि ऑथर्ड मनोज सलसा, जो कि एनसाइक्लोपीडिक एनसाइक्लोपीडिया थी जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के आर्किटेक्चर, म्यूजिक, मेडिसिन, कुकिंग, गेम ये सब यहाँ पे ऐड कर दिया था। बताया था किस तरीके से रॉयल लाइफ होती है, किस तरह से गवर्न करा जाता है, किस तरीके से क्या-क्या जो एक राजा की ड्यूटी होती है, वो सब जो है यहाँ पे उन्होंने बता रखा था। बेसिकली सब कुछ जो है थ्योरी का पार्ट है आप लोगों का ये। तो यहाँ पे आपको आराम से सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहते हैं मेनी लार्ज टेम्पल्स वर बिल्ट इन दिस पीरियड। मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया बहुत बड़े-बड़े टेम्पल्स वगैरह जिस टाइम पे बनवाए गए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था केंद्रीय महादेव का लक्ष्मणा टेम्पल जो है, अलग-अलग यहाँ पे टेम्पल्स के नाम दिखा रखे हैं। जो कि चंडेलास ने बनवाया था खजुराहो में। अच्छा, कहते हैं अब यहाँ पे जरा एक बार हम पढ़ते हैं रामानुजाचार्य जी के बारे में। आपको ये यहाँ पर दिख रहे हैं 2 यहाँ पे मॉडर्न स्टैचू हैं। यहाँ पे ये जो लेफ्ट में दिखा रखे हैं ये वाले, ये हैं रामानुजाचार्य जी एंड ये जो राइट वाले हैं हमारे, ये यहाँ हमारे बसवेश्वरा जी, ठीक है? रामानुजाचार्य जी के बारे में देखो क्या कहते हैं। कहते हैं कि साउथ इंडिया कहते हैं एक संत थे जिन्होंने चैलेंज किया था डोमिनेंट फिलोसफिकल स्कूल, यानी कि उस टाइम पे जो आदि शंकराचार्य अद्वैता था, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, उस स्कूल को उन्होंने चैलेंज किया था, मना करते थे कि नहीं है भैया ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने अपना एक स्कूल जो है अब डेवलप किया था, जिसका नाम था विशिष्ट द्वैता वेदांता। बेसिकली इसमें यहाँ पे क्या था, ये कहते थे कि इंडिविजुअल्स और वर्ल्ड जो है वो रियल है, सोल वगैरह वो रियल है। ये कहते थे नहीं, ये सब ये एक माया है। वो कहते थे एक माया है, और ये कहते हैं नहीं ये सब चीजें रियल है। इन्होंने कहा कि भक्ति पे ध्यान दो, इन्होंने कहा कि नॉलेज पे ध्यान दो, इन्होंने कहा कि डिवाइन पाथ है यही लिबरेशन का, इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज इज द अल्टीमेट पॉइंट। उन्होंने कहा भक्ति इज द अल्टीमेट सोर्स। तो यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे अलग अलग बातें थी, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट थे। बात करूं बसवेश्वरा के बारे में, तो कहते हैं इनके एक ये एक रॉयल मिनिस्टर थे बेसिकली कल्याणी में, जो कि आज का कर्नाटक में कहते हैं इसको। ही हु लेफ्ट हिज पोजीशन टू बिकम अ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। भैया सोशली हमारे देश में सब कुछ ठीक करने वाले, पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले, ऐसा बनने के लिए उन्होंने अपने इस पोस्ट को छोड़ दिया था।
और छोड़ने के बाद उन्होंने फाउंड किया था एक लिंगायत मूवमेंट, एक ऐसे आंदोलन की स्थापना करी थी, जिसने मना करा, रिजेक्ट करा किस चीज़ को? जो कास्ट के आधार पर सबको अलग करा गया है, रिचुअल के आधार पर करा गया, उन सबको उन्होंने हटाया। जबकि उन्होंने यहाँ पर कहा कि डेडिकेशन से काम करो, डिवोशन, पर्सनल भक्ति, तो ये कास्ट-वास्ट कुछ भी एज़ सच नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उसके सोशल रैंक मत देखो कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, मतलब वैश्य शूद्र है। तो यहाँ पर वो मत देखो, बल्कि ये देखो कि इनर वैल्यू उस इंसान का मेरिट बेस पर, वो इंसान कैसा है, क्या करता है वो चीज़ देखो तुम लोग। उसकी भक्ति देखो, उसके अंदर तक झाँको उस चीज़ को, अंदर समझो उस इंसान को। उन्होंने प्रमोट किया था इक्वल स्पिरिचुअल पोटेंशियल। उन्होंने कहा कि हर एक मेन हो चाहे वुमन हो, सब बराबर हैं, उनके अंदर इक्वल पोटेंशियल है। उन्होंने अपनी छोटी-छोटी पोएम जो कि कन्नड़ में लिखी थी, वहाँ से उन्होंने बताया था किस तरीके से वो भगवान जी को इतना मानते हैं, उनकी पूजा-पाठ करते हैं। कहते हैं ये जो 2 थिंकर्स थे, इनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे रहा था। अदर जो भक्ति संत हैं, उनके जैसे जो कि सबकॉन्टिनेंट वाले पार्ट में थे, और इन सब चीज़ और इन सब की इन बातों ने लोगों को इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ही प्रेरित करा था। बात करूँ मैं ला नेक्स्ट पॉइंट पे, आपका शायद लास्ट पॉइंट है टेकिंग स्टॉक वाला, कि हम लोगों ने चैप्टर में क्या-क्या बेसिकली पढ़ा है, उसकी अगर बात कर लें हम, तो हमने देखो क्या-क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में। हमने देखा यहाँ पर जो मोस्ट विजिबल चेंज यहाँ पर आया था हमारे इसमें, वो हमने देखा था स्टार्टिंग में टर्की जो यहाँ पर इन्वेजन्स हुए थे, एंड यहाँ पे इंडिया में फॉरेन का रूल जो है वो स्टार्ट हुआ था। हमने ये देखा था यहाँ पे गज़नी वगैरह का आना। फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पे आके प्लंडर यानी कि चोरी करते थे, एंड यहाँ के टेम्पल्स, यहाँ के शहर, यहाँ के लर्निंग के सेंटर्स, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, यहाँ के मंदिर, यहाँ के शहर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर जाते थे, जिसकी वजह से पावर की इक्वेशंस बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाती थी। हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पर आके अपने अपने रिलीजन, अपने इस्लाम को काफ़ी फैलाने की कोशिश करते थे। इस टाइम पर ही हमने देखा कि ये 2 सेंचुरीज़ में साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया दोनों में ही यहाँ पर विक आउटसाइड द होल्ड ऑफ टर्की, हालाँकि कहते हैं नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स एंड साउथ इंडिया पूरा का पूरा इन टर्किक से बहुत अलग रहा। बेसिकली देखो, टर्किक जब यहाँ पे इन्वेजन्स हो रहे हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया से हो रहे हैं, वेस्ट वाले पार्ट से, तो वो लोग आके बस यहीं तक ही जा पाते हैं, इतने वाले पार्ट तक ही। एंड भी यहाँ पर उनको इसी एरिया में कोई ना कोई इनको हरा देता था। अब इससे ज़्यादा आगे जो थे ये लोग बढ़ ही नहीं पाए। तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स, ये वाला पार्ट, ये वाला सारा पार्ट, एंड साउथ इंडिया पूरा का पूरा इनसे बहुत अलग रहा, इनके होल्ड में नहीं आ पाया। जो भी आस-पास के किंगडम वाले थे वो वॉर लड़ देते थे, है ना? जो अलायंसेस वगैरह थे वो हालाँकि कॉमन नहीं थे। कुछ-कुछ ओकेशन्स पे जो आस-पास के रूलर्स थे, जो एक साथ रहते थे, वो कोलिशन भी बना लेते थे, मिल-जुल कर लिया, ताकि इस फॉरेन वाले के अगेंस्ट वो लोग लड़ाई कर सकें। इंडिया इंडियन मिल जाते हैं ताकि उसको हरा सकें, ऐसे वाली बात है। यहाँ पे देखो दिखा रखा है अंगकोर टेम्पल, जो कि यहाँ पर कंबोडिया में है, बेसिकली ये यहाँ पे दिखा रखा है। कहते हैं इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर इस टेम्पल के बारे में बता रखी हैं, किसने बनवाया था एंड कितना सुंदर है। इसमें ये 5 पिलर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे ये चीज़ क्या-क्या दर्शा रहे हैं, तो वो जो है कुछ चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। कहते हैं इतनी डिसरप्शंस के बाद भी जो कि नॉर्थ में चल रहा था, इतना कुछ खराब हो रहा था, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, गेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे खराब था। उसके बाद भी यहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ पर ट्रेडर्स वगैरह थे, जो उनके एसोसिएशन थे, वो कितनी हद तक सर्वाइव करी। इवन यहाँ पे कहते हैं कि जो इंटरनल ट्रेड तो था ही कि केरला से ये आ रहा है, वहाँ से ये आ रहा है, बट एक्सटर्नल ट्रेड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा था, एंड उसने भी इंडिया के कल्चर को, इंडिया के सामान को साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना तक फैलाया था। जो कल्चर के ट्रेडिशंस थे वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे चल रहे थे, यहाँ पे नए-नए स्कूल्स ऑफ थॉट यहाँ पर आ रहे हैं, लिटरेरी के, साइंटिफिक के कॉम्पोजिशन यहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ संस्कृत में ही नहीं बल्कि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में लोग अपनी पोएम्स लेके आ रहे हैं, वर्क लेकर आ रहे हैं, जो भी लोग थे यहाँ पे किंग वगैरह भी यहाँ तक कि ये काम कर रहे हैं। यानी कि हमें इस पीरियड से ये लेसन जानने को मिलता है कि अगर आप जितना हम उसको रोक सकें, हम अपनी नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए, अपनी पावर से हम उन बाहरी किंगडम्स को हमारे यहाँ आने से रोक सकते हैं। समझ में आ गया जी? अच्छा, एक बार हम लोग देखते हैं बिफोर वी मूव ऑन वाला पार्ट, कि हमने देखा क्या-क्या देखा हमने इस चैप्टर में, बेसिकली हमने यहाँ बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर में। हमने यहाँ पे देखा 11th-12th सेंचुरी में किस तरीके से टर्निंग पॉइंट यहाँ पे रहा। 11th सेंचुरी महमूद ऑफ गज़नी यहाँ पर आया था, और उसने हमारे यहाँ के हिंदू शाहीस को हराकर बेसिकली नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में रेड डाली, चोरी करा, यहाँ पे बहुत कुछ खराब करा, टेम्पल, सिटीज़ वगैरह। 12th सेंचुरी में घोरी यहाँ पर आ गया था, अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ गया, जिसने यहाँ के गंगा के प्लेन्स के बहुत सारे पार्ट्स, दिल्ली के बहुत सारे पार्ट्स, बंगाल तक काफ़ी कुछ उसने तहस-नहस भी कर दिया था। फिर भी यहाँ पे कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स और साउथ इंडिया के पार्ट जो है, वो पूरा का पूरा इनके इन्वेजन से बहुत दूर रहा, इनके अंडर नहीं आ पाया, बिकॉज़ इन सब लोगों ने मिलकर, इंडिया वालों ने मिलकर उनको दूर रखा अपने आप से।
इंटरनल ट्रेड भी यहाँ पे काफ़ी हो रहा था, आर्ट का, लिटरेचर का, सामान का, और यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि इंडिया से बाहर, इंडिया की कुछ कंट्रीज़ तक इंडिया का ट्रेड भी यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया तक हो, चाहे चाइना तक हो, चाहे हमारे वेस्ट एशिया तक हो। क्लियर हो गया जी। एंड दैट वाज़ बचा होल ऑफ ए चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड बताना ज़रूर कि आपको वीडियो लगी कैसी। नेक्स्ट वीडियो चाहिए कौन-सी, तो आप लोग बता के जा सकते हो। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।